अगर आप एकदम स्वस्थ हैं तो मुझे पता है कि आप घर पे तो शांति से नहीं बैठते होंगे। हर रोज आप घर से बाहर निकलते होंगे और जब घर से हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली दो चीजें जो हम नहीं भूलते हैं कभी, एक मोबाइल, दूसरा पर्स। क्योंकि हमें पता है कि घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे, अगर बाहर कुछ खाना पीना है तो वहाँ के लिए पैसे, या हमें घर परिवार के लिए कुछ सामान खरीदना है तो उसके लिए पैसे। तो पैसों का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है, इस वीडियो में उसको समझेंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे 7 सुखों की श्रृंखला में दूसरा सुख, जो है घर में हो माया। तो, तो हम पहले इसका फिलोसॉफिकल एसेंस समझ लेते हैं। अब माया का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, उसमें हमारी ओवरऑल पूरी वेल्थ हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें घर हो गया या और भी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, गोल्ड सिल्वर हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारी पूरे परिवार की फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है उसको हम इस इसके रूप में देख सकते हैं। घर में हो माया का इन द सेंस हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। और दूसरा, अगर हम स्वस्थ हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है वो पैसा है। उसके बाद शरीर स्वस्थ तो उसके बाद हमें पैसे के लिए निरंतर रूप से काम करते रहना चाहिए। क्योंकि बाकी के जो सारे सुख हैं वो काफी कुछ इसी पे डिपेंड करते हैं। पैसे वैसे सब कुछ नहीं है, अगर सब कुछ होता तो यहीं पे ये 7 सुख ना होके 2 ही सुख होते। लेकिन सबसे बाकी सभी सुखों में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबसे टॉप लेवल पे है, इन द सेंस सेकंड लेवल पे है हमारे हेल्थ के बाद। तो एक बार देखते हैं आगे फर्दर। तो हमें जनरली स्वस्थ और एक समृद्ध जीवन जीने के लिए, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मिनिमम 3 चीजों की आवश्यकता होती ही होती है। हमने बहुत बार सुना भी होगा, रोटी, कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता है वो एकदम बेसिक नीड्स है, बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रोटी है तो कितनी रोटी चाहिए, क्योंकि जो लाखों रुपए कमा रहा है वो भी, और जो एकदम सामान्य एकदम बेसिक कम से कम कमा रहा है वो भी, दोनों की खाने की कैपेसिटी दोनों की लगभग सेम ही होती है। चार चार या 6 रोटी ही खाते हैं, है ना। लाखों रुपए कमा रहा है वो 50 रोटी नहीं खाता है, और जो एकदम कम कमा रहा है वो सिर्फ एक रोटी, आधी रोटी में उसका पेट नहीं भरता। तो नेसेसिटी हमारी सबकी एक जैसी है। कपड़े भी है तो ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो 50 कपड़े एक साथ डालता है, और ऐसा भी नहीं है कि जो पैसे नहीं कमा रहा वो पूरा एकदम नंगा घूमता है, वैसा भी नहीं है। और शेल्टर इन द सेंस हमारे लिए जहाँ हम रहने की व्यवस्था है, जहाँ हम रहते हैं, घर हो गया या जहाँ पे हम रहेंगे, तो इन द सेंस अगर रहने के लिए अगर हमारा एक कमरा है तो लाखों या करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसके लिए कोई 1000 बाई 1000 फीट का कमरा होना जरूरी नहीं है। वो भी रहता, आई प्रोबेबली 10 बाई 12 के कमरे में ही रहता होगा, है ना। तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी हम देख लेते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें कितनी रहती है एक स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए। तो फूड के बारे में ऐसा है कि हम जनरली, हमारी प्रैक्टिस ऐसी है कि हम लगभग आज का ही नहीं, अगले 2-3 महीने का खाना रिजर्व करके रखते हैं घर में। मतलब 2-3 महीने तक हम अगर कोई विशेष परिस्थिति भी बने तो हम घर में जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उससे खाना बना के हमारा पेट भर सकते हैं, राइट। और संत कबीर ने भी इसके बारे में बहुत ही अच्छा कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो खाने की व्यवस्था हमारे पास इतनी होनी चाहिए। दूसरा है क्लॉथिंग, तो जो कपड़े हैं हमारे तन ढकने के लिए, वो पर्याप्त रहें और सीजनल रहें। सर्दी, बारिश और गर्मी के हिसाब से वैसे कपड़े रहें, और उनको स्वस्थ बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कपड़े की आवश्यकता उतनी ही रहती है, तन ढकने के लिए कोई ब्रांडेड होना जरूरी नहीं है। फिर शेल्टर है, साफ सुथरा हो और शांतिपूर्वक माहौल रहे, जहां हमारी घर परिवार के लोग एकदम सेफ्टी और प्राइवेसी के साथ रह सके। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक नेसेसिटी। अभी समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो समय अभी थोड़ा सा मॉडर्न हुआ है। तो मॉडर्न में हमारी 3 और आवश्यकताएं जुड़ गई, जिसमें शिक्षा है, हेल्थ केयर है और फिनेंशियल एक्सेस है। इसमें हमारा बहुत गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें। जैसे एजुकेशन है, क्योंकि 80% ऑफ दी अपने इंडियन पॉपुलेशन है वो उस इनकम कैटेगरी में फॉल करती है जिनको गवर्नमेंट के द्वारा दी गई इन फैसिलिटीज़ को एक्सेस लेना पड़ता है ना। तो एजुकेशन है तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में एकदम नहीं के बराबर फीस है, एकदम मिनिमल फीस है, तो हर कोई वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है। ऑब्वियसली अभी तो गवर्नमेंट में आई प्रोबेबली फीस नहीं भी है,
जो बेसिक एजुकेशन उसके लिए फीस नहीं के बराबर लगती है, एकदम नॉमिनल है। दूसरा हेल्थ केयर, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं या छोटे छोटे लेवल पे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं ना गवर्नमेंट के। वहाँ पे जाके हम लोग हमारी जो बेसिक स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं, छोटा मोटा कोई बुखार वगैरह हो गई, बीमारी हो गई, तो हम जाके वहाँ पे जांच करवा सकते हैं, वहाँ से दवाई वगैरह ले सकते हैं। ये भी एकदम कम से कम पैसों में हो जाता है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में ऐसा है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बाकी जो डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस होती है वो या तो नहीं होती है या होती तो सिर्फ 10 रुपये जैसी होती है। फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई लिखता है, वो उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी कुछ हमें मदद मिल जाती है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, ताकि हमें दूसरों के सामने उसके लिए याचना न करनी पड़े, हम अपना जीवन जो है सम्मान पूर्वक जी सके। तीसरा हो गया फिनेंशियल एक्सेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने गांव शहर से बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो उसमें ऐसा है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जो अर्निंग होती है, वो अर्निंग या तो उनको हार्ड कैश में मिलती है, तो वहाँ से पैसे वापस गांव भेजना या घर पे भेजना काफ़ी मुश्किल हो जाता था पहले। अभी फिनेंशियल एक्सेस होने से क्या हो गया कि फिनेंशियल एक्सेस का इतना हम बेसिकली समझे तो मतलब हो गया कि हम जो मॉडर्न एरा के फिनेंशियल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे बैंक्स हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। तो बैंक में अगर हमारा खाता है तो हम दुनिया में कहीं भी है, एटलीस्ट भारत में कहीं भी है, तो हम अपने खाते में एक राज्य से दूसरे राज्य में भी है तो हम अपने खुद के खाते में पैसे जमा करवा सकते हैं। अभी तो और भी हम मॉडर्न थोड़ा इक्विप और ज़्यादा हो गया, यूपीआई के थ्रू हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं एक खाते से दूसरे खाते में। तो जो तब नीचे तबके के लोग हैं जिनकी इनकम काफ़ी छोटी होती है, तो पहले बैंक के बहुत सारे रूल्स हुआ करते थे कि मिनिमम 10,000 के साथ आपको खाता खोलना पड़ेगा, फिर उतना बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मोदी जी ने आए सबको चेंज कर दिया कि नहीं, आप 0 रुपए के साथ खाता खोल सकते हैं, किसी भी बैंक में खोल सकते हैं। और इससे क्या मिला कि सभी को फिनेंशियल एक्सेस मिल गया। तो ये हमारी 3 ज़रूरतें हैं जो टाइम के साथ बढ़ी है, लेकिन आज भी हमें एक नॉर्मल स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी ज़रूरत है। अब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे इनकम ऑफ सोर्सेज इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। या तो हम कैजुअल लेबरर हैं, भारत की 22.7% पॉपुलेशन है जो इस तरीके से काम से पैसे कमाती है। मतलब ऐसे लोग जो हर रोज कंस्ट्रक्शन के किसी काम पे जाते हैं, या एग्रीकल्चर में कभी जरूरत पड़ती है हार्वेस्टिंग के टाइम, निराई गुड़ाई के टाइम, उस टाइम वहाँ पे डेली बेसिस पे जाते हैं और डेली उनका पैसा मिलता है। या और भी बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं जहाँ पे घर में साफ सफाई हो गया, सोसाइटी में साफ सफाई हो गया, सिक्योरिटी वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कैजुअल लेबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी इंडियन 22.7% पॉपुलेशन वहाँ से अपना गुजारा बसारा चलाती है। उसके बाद हो गया रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, वो भी 21.5% है। तो अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो आप जो अपना पूरा समय देते हैं 1 महीने का, उस महीने के बाद में आपको एक फिक्स अमाउंट में एक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, और उसी पैसे से हम हमारी जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो हमारी ज़रूरत है घर परिवार को चलाने की, वहाँ से वो फुलफिल होती है। फिर या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हम कहीं पे बंधे हुए नहीं है काम करने के लिए, हम अपना काम अपने खुद के तरीके से करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 50.8%। इसमें जैसे फार्मर हो गया, अपने खुद के खेत हैं, सीजनल अपनी खेती करते हैं, जो भी आउटपुट आता है वहाँ से उसको मार्केट में बेचते हैं, पैसा आता है उससे, और उससे अपना घर जीवन चलाते हैं। आपने आजू बाजू में बहुत सारे शॉपकीपर्स वगैरह देखे होंगे ना, उसमें क्या होता है कि उसी घर परिवार के कुछ सदस्य मिलके उस दुकान को चलाते हैं, और वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उससे वो अपना घर वगैरह चलाते हैं। फिर बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह इसमें हो गई, जो अपने फील्ड में मास्टर्स रहते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, है ना, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, या फिर आर्टिस्ट वगैरह हो गए। तो ये लोग क्या होता है कि अपने फील्ड के अपने आप में मास्टर होते हैं, और ये अपनी सेवाओं के बदले में पैसा चार्ज करते हैं। तो ये किसी के लिए डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा स्टेबल इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, और बहुत अच्छे से ये पैसे कमाते हैं इसमें। फोर्थ हो गया बिजनेस,
इसमें बिल्कुल कम लोग हैं, ओनली 5% है। बिजनेस का मतलब शॉपकीपर्स वगैरह बिजनेस में नहीं आते, देखो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। उसका रीजन है कि वो जो काम कर रहे हैं वो खुद ही काम कर रहे हैं या घर परिवार के लोग ही उसमें काम कर रहे हैं। बिजनेस में वैसा हो गया कि बिजनेस उसको हम बोल सकते हैं जिसमें जो बिजनेस के फाउंडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो काम करते ही हैं, उसके अलावा एक पूरी डेडिकेटेड टीम रहती है जो उस काम को पूरा करती है। और जब काम को पूरा करती है तो उसका एक पैसा, एक फंड कलेक्ट होता है, वो फंड एक पैसा कमाते हैं। वो मैक्सिमम जो उसकी जो शेयरिंग होती है खर्चे निकालने के बाद, वो बिजनेसमैन जो होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके बीच में डिवाइड होती है। बाकी की जो टीम काम कर रही है उसको मोटिवेटेड रखने के लिए, उनको हमेशा साथ बनाए रखने के लिए सिर्फ उनको सैलरी दी जाती है, या फिर उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सारी दी जाती हैं, DATA वगैरह बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, घर वगैरह की फैसिलिटी भी दी जाती है, रेंट वगैरह। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पे दी जाती हैं, बट अल्टीमेटली जो प्रॉफिट में शेयरिंग है वो तो जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनमें रहता है। तो ये बिजनेस का रेशियो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है। बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखे होंगे, और ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो कोई कैटेगरी को स्विच करना है। जैसे हम सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो सैलरीड वाला ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जाएगा तो ये अच्छा पैसा कमाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, सभी के जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिलती है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड और काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन से काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे वकील हो गए, एक एक हियरिंग के लाखों और करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। डॉक्टर हो गया, एक सिंपल सिंपल तो नहीं बोलेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ऑपरेशंस, बट एक ऑपरेशंस के वो बहुत लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जो कि हो सकता है 1-2 घंटे का ऑपरेशन हो, लेकिन 1-2 घंटे में वो लाखों रुपए उसमें कमाते हैं, क्योंकि वो अपने आप के फील्ड के मास्टर्स हैं। फिर आर्टिस्ट हम देखते हैं, एक्टर वगैरह हैं, खुद काम करते हैं। एक, क्योंकि मूवी बनाने वाला तो एक बिजनेस हाउस हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्टर डायरेक्टली उसमें काम करता है वो तो अपनी एक्टिंग बेचता है ना, अपनी कला बेचता है उसमें, और उस कला के बदले में उसको पैसे दिए जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी हायर अमाउंट में पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। तो जिस फील्ड में है उसमें अगर हम मास्टर हैं तो बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। बिजनेस में भी ऐसे हम बहुत सारे देखेंगे जो बिजनेस है जो बिल्कुल फाइट करते हैं, टीम है, लेकिन टीम भी इतनी मतलब जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो उन्हीं में पूरा खर्च हो जाता है, वहीं पे सब कुछ हो जाता है। तो जो बिजनेस ओनर है उसके हाथ में एकदम मिनिमल प्रॉफिट आता है, या एकदम सर्वाइवल जैसा रेशियो रहता है। लेकिन फिर भी जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो मैक्सिमम पैसा यहीं से कमाते हैं। तो बाकी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कैटेगरी है वो तो बिजनेस में ही उसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम देख लेते हैं कि इन चारों कैटेगरी में काम करने के बाद हमारे पास जो पैसा आता है, हम जितना पैसा कमाते हैं, उस पैसों में हम भारत के अन्य नागरिकों की तुलना में हमारा कौन सा स्टेज है, हम कहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी इकोनॉमिक कैटेगरी हम देख लेते हैं। तो इंडिया में रफली हम 7 इकोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिसमें अगर हमारी वार्षिक आय, सालाना आय 27,000 रुपये से कम है तो फिर हम BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। और ये भी डेटा बहुत बड़ा है, लगभग 30% मतलब 27.5% इतने लोग BPL कैटेगरी में आते हैं इंडिया में। उसके बाद EWS हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी इनकम 27,000 से 1.25 लाख के बीच में है सालाना। वो भी बड़ा रेशियो, 20% लोग EWS में आते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 50%, मतलब आधी पॉपुलेशन तो इन्हीं दोनों कैटेगरी में आती है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं लोअर इनकम ग्रुप, या हम लोअर मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, जिनकी इनकम 1.25 लाख से 6 लाख रुपए सालाना है। वो हो गया 30%। अगर हम तीनों को देखें तो ये 80% पॉपुलेशन तो सिर्फ यहीं पे हो रही है। इंडिया की 80% पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं इनकम ग्रुप्स में है। फिर हम मिडिल क्लास को देख लेते हैं, जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख तक है, वो हो गए 12%। तो मतलब मोटा मोटी देखें तो ये 90% तो ये सिर्फ 4 कैटेगरी में फॉल करते हैं। बाकी के 10% इस कैटेगरी में है, जिसमें अपर मिडिल क्लास जो 12 से 40 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है, रिच लोग जो जिनकी इनकम 40 से 5 करोड़ के बीच में है सालाना, 40 लाख से 5 करोड़ के बीच में, और ऐसे लोग जिनकी 5 करोड़ और ज़्यादा सालाना इनकम है, वो डेफिनेटली अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आते हैं, जो कि एकदम मिनिमल है, 0.2% इंडियन पॉपुलेशन में है। तो ये हो गया हमारे कैटेगरीज। अभी हमें क्या करना है कि जैसे हम थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, फोर्थ कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हम नेक्स्ट पे स्विच कैसे करेंगे।
फर्स्ट वाले को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ऐसे उपाय ढूंढे जिससे वो सेकंड कैटेगरी में आ जाए। सेकंड वाले को चाहिए वो तीसरे में आ जाए, तीसरे वाले को चाहिए चौथे में आ जाए, चौथे वाले को चाहिए 5 में आ जाए। तो इसके लिए बहुत सारे क्या है कि हमें कुछ तरीके हैं, है ना, एक एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्विच करने का। और वो होगा इनकम से ही, क्योंकि ये सारी की सारी इनकम बेस्ड कैटेगरी है। जैसी हमारी इनकम है वैसी हमारी कैटेगरी है। तो अभी हम जिस भी इनकम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हमें उससे और आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है हम परिवर्तन कर सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम 3 डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पहला हो गया है बजटिंग, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड्स में। फिर हो गया मल्टीपल इनकम, हमें ढूंढने हैं हमारी जो एक्टिव इनकम के उसके साथ और हम क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम और भी ज़्यादा होए। और तीसरा हमारा जनरेशनल प्रैक्टिसेज है, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन इसकी प्रैक्टिसेस करने से एक उसका जो परिवार है उस परिवार की जो फिनेंशियल स्टेटस है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो पहले देख लेते हैं एक बार बजटिंग। बजटिंग बजटिंग तो कितना कॉमन नाम है ना, हम बहुत बार सुनते हैं। गवर्नमेंट का बजट आता है फरवरी महीने में, न्यूज़ की हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज़, ये सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ, इन्होंने बजट पेश किया। विपक्ष उधर से बोलता है बजट अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो जनरली क्या होता है बजट, इसको हम देख लेते हैं। बजट का सामान्य सा मतलब ऐसा है कि हमारी जितनी इनकम है और हमारे जितने खर्चे हैं, उन खर्चों को हमारी इनकम में कैसे व्यवस्थित बनाए रखना है, ये चीज़ों को पहले से ही हम एक पेन पेपर पे लिख लें, इसी को बजट कहते हैं। बस मोटा मोटी समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो कैटेगरी है इनकम कैटेगरी, अगर हम लोअर मिडिल क्लास में है तो मिडिल क्लास में कैसे आना है, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में कैसे जाना है, फिर उसमें और ऊपर कैसे जाना है। तो उसके लिए क्या हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ बजटिंग करनी पड़ती है। बजटिंग से होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से बना सकते हैं, तो हमें आगे के फिर रास्ते दिखते हैं उसमें। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ये वैसे फॉर्मूला सभी के लिए कॉमन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रैक्टिस्ड है। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं और जिनकी एज 25 से 45 के बीच में है, वो इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन फिर भी सभी इंडिविजुअल्स के लिए ये अलग अलग होता है बजट, और बजट सभी जगह होता है। हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, एक फैमिली का भी अपना बजट हो सकता है, एक कंपनी का भी अपना बजट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सभी में अपना एक बजट होता है। बजट के अकॉर्डिंगली ही आगे की प्लानिंग और वर्किंग की जाती है, क्योंकि दोनों साइड देखनी होती है ना, खर्चा कहाँ से कितना है और पैसा आएगा कहाँ कहाँ से उस खर्चे के लिए। तो हम एक बार ये कॉमन प्रैक्टिस है वो देख लेते हैं। ये स्टडी बेस्ड है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, स्टडी बेस्ड है। इसमें 50-30-20 रूल को डिस्कस किया गया है। जैसे जो लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में फॉल करते हैं, और अगर उनकी एज है वो 25 से 45 के बीच में है, और उनकी जो लाइबिलिटीज एकदम कम है, मतलब बच्चे हैं तो छोटे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, जाते हैं तो एकदम प्राइमरी सेक्शन वगैरह में है, उनके लिए बड़े खर्चे नहीं हैं, या घर परिवार में सब स्वस्थ हैं, किसी का कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं है अलग से, अगर ऐसी मतलब एकदम सब तरीके से सुख शांति है, तो फिर और इनकम भी अच्छी है, तो फिर इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि 50% जो है वो अपनी सामान्य जरूरतों के लिए पूरी कर सकते हैं। वही जरूरतें जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, है ना, 33+3, रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और फिनेंशियल एक्सेस, है ना। तो 50% में अगर ये जरूरतें पूरी हो रही है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50,000 रुपये कमाने वाला एक आदमी है, अगर 25,000 में ये सारी जरूरतें उसकी पूरी हो रही है, तो फिर वो नेक्स्ट 30% जो है वो अपनी नीड्स के लिए या वांट्स के लिए, सॉरी, वांट्स के लिए खर्च कर सकता है। वो भी तभी जब वो उस पर लाइबिलिटी एकदम कम से कम हो। जैसे वांट्स में क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए घूमने घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, डाइनिंग बाहर खाने वगैरह का जो रहता है प्लानिंग वो कर सकते हैं, या कुछ हॉबीज़ रहती हैं, कोई एक्सपेंडिचर अगर उसमें लगता है तो कर सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग वगैरह, उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर लगता है। या आप ऐसे कोई क्लब के मेंबर्स बनते हो, जो आपकी एज ए हॉबी आप उसको ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे भी कुछ पैसा लगता है, तो वहाँ पे हम 30% खर्च कर सकते हैं।
और रिमेनिंग 20% वो है हमेशा 100% सेविंग में जाना चाहिए। अब सेविंग बहुत तरह की हो सकती हैं। सेविंग हम बैंक में डिपॉजिट भी रख सकते हैं, घर में भी फंड्स रख सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो एक तरीके से सेविंग हो गई हमारी। ठीक है, तो ये हो गया बजटिंग। मतलब बजटिंग इस तरह से बनाई जाती है, हमारी ज़रूरतें वर्सेस हम आगे क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी उसमें रहता है। जैसे सेविंग में, तो सेविंग हम स्पेसिफिक कर सकते हैं। जैसे एमरजेंसी फंड के लिए हमने 5% रिजर्व कर दिया कि इसमें से जो 5% रहेगा वो सिर्फ एमरजेंसी फंड में हम ऐड करते रहेंगे। और ये एमरजेंसी फंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर आपकी कौन सी भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो एक एमरजेंसी फंड हमेशा घर में रहना चाहिए। एमरजेंसी फंड का मतलब क्या हो गया कि सपोज कभी भी इन मिडल ऑफ द नाइट अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो फिर आधी रात में कहाँ जाएंगे हम मदद मांगने के लिए। इमीडिएटली हमारे पास जो फंड है वही यूज आना है, तो ये हार्ड कैश में रहना चाहिए। या कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, जैसे हम एकदम से रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो अगर हमारे पास फंड्स हैं, पैसा है, तो हो सकता है कि हम खाने पीने की सामान किसी के साथ मंगवा सकते हैं। अगर वही पैसा नहीं है, हम काम पे भी नहीं जा रहे हैं, हम जहाँ पे काम करने जाते थे वही अगर काम बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो गया या बंद हो गया है, तो फिर हम किन के लिए डिपेंडेंट होंगे। तो इमरजेंसी फंड एक हमेशा रहना ही चाहिए। कोरोना के टाइम में भी वो परिवार सारे के सारे अच्छे से उनका समय निकला जिनके पास इमरजेंसी फंड थे। मतलब 2-3 महीने का राशन, खाना पानी का इतनी व्यवस्था थी। तो ये इमरजेंसी फंड सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, सभी को रखना चाहिए। बाकी एक्सेस फंड है वो कैटेगरी वाइज हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चे की जो स्कूल फीस है या जो आगे वाली उसके हायर स्टडीज़ के लिए अगर कलेक्ट करके रखना है, तो उसका एक हमने म्यूचुअल फंड ले लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट करते रह रहे हैं। या और भी बहुत सारे हैं, या आपके जो भी आप इसके लिए किसी सीए या जो वेल्थ एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट करके आप अपना बजट बना सकते हैं। तो ये हो गया बजट। तो बजटिंग के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और है हमारे साथ कि हम हमारी जो करंट इनकम है उसको और कैसे बड़ा कर सकते हैं। अपने पास और क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ से हम और भी पैसा बना सकते हैं। तो हमने अभी एक्टिव इनकम देखा था कि जहाँ पे हम अपना पूरा समय देते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। और इन 4 कैटेगरी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हम मोस्टली हमारा पूरा समय देते हैं, वहाँ पे काम करते हैं एक्टिव रूप से, और उस काम के बदले में वहाँ से हमें पैसा मिलता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली पर डे के हिसाब से काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से इनकम मिलती रहती है। उनको हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो कौन कौन से इनकम हो सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 आपको समझाने के हिसाब से रखे हैं, लेकिन पैसिव इनकम के बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस्ड है ना। जैसे रेंटल इनकम हो गई। अगर आपके पास कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट आउट कर दिया, तो आपको मंथली रेंट ही आ रहा है, और रेंट के साथ साथ समय के साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उसका भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो आपकी जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाएगा, है ना। इसके अलावा भी मशीन फैक्ट्री फार्म्स वगैरह हैं, उसको भी हम रेंट आउट कर सकते हैं। दूसरा हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए तो हम एफडी करवा सकते हैं। इसके अलावा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन से भी हम पैसा देके वहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हैं उनसे, है ना। और तीसरा एक अनकॉमन प्रैक्टिस ये है वीसी। ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर है ना। लगभग आई सपोज वीडियो देखने वाले सभी जानते होंगे वीसी क्या होता है। कोई लोग चिट्टी बोलते हैं, कोई वीसी बोलते हैं। तो उसमें कैसा होता है, सपोज 10 लोग एक साथ इकट्ठा हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इकट्ठा करेंगे, और जिसको ज़रूरत है वो उस पैसों को यूज़ कर सकता है। तो 10 लोग 5-5 हज़ार इकट्ठा करें तो एक महीने का 50,000 इकट्ठा हो रहा है। अब 50,000 में से एक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसकी बोली लगती है कि आप जो पैसा है उस पैसों में 45,000 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे, और 5,000 रुपीज़ है वो इंटरेस्ट के रूप में सभी में बढ़ जाएगा। तो फिर 5,000 की जगह पे सारे लोग 4,500 4,500 ही कलेक्ट करेंगे, और वो 45,000 रुपीज़ उस पर्सन को दे देंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ये 10 महीने तक चलता रहता है, और जो सबसे लास्ट में प्रोबेबली लेता है पैसा, उसको लगभग पूरे 50,000 मिलते हैं। तो भरते वो कम है, जैसे हो सकता है कि पहले महीने 45 भरे, अगले महीने 46 भरे, तो ऐसे करके रफली टोटल जो है 12 महीने में या 10 महीने में
4700 ही भरे, लेकिन मिले पूरे 5000 रुपये, 50,000 रुपये, तो 3000 रुपीज़ का वहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिल गया उसमें 10 महीने में। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। फिर डिविडेंड वगैरह हो गया। डिविडेंड हमें स्टॉक मार्केट वगैरह से मिलता है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, है ना, स्टॉक में हिस्सेदारी ले रखी है, तो हर एक कंपनी हर क्वार्टरली मोस्टली अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। तो आपके पास जितना स्टेक है उस कंपनी का, जितने शेयर्स हैं, तो वो पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। और तो वो डिविडेंड जो है आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्लस उस स्टॉक की टाइम के साथ वैल्यूएशन भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो और बड़ा होता जाएगा। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप सेल आउट करके वहाँ से एक बड़ा पैसा निकाल सकते हैं, या फिर वो आपकी और भी जो फिनेंशियल स्टेटस है उसको और भी स्ट्रेंथन करके रखेगा। अभी समय के हिसाब से हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई है, जिसको हम हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से इनकम जनरेट होती है। जैसे YouTube मोनेटाइजेशन वाला हो गया। YouTube पे मैंने जैसे सपोज एक चैनल बनाया, बहुत सारे हैं, चैनल बनाया है, वीडियोस डालते हैं, वीडियोस की जैसे व्यूअरशिप होती है उस हिसाब से उस पर एडवर्टीजमेंट चलते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो पैसा होता है उसमें YouTube का एक रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, जिसमें सपोज एक YouTube के वीडियो पे एक एडवर्टीजमेंट वाला 100 रुपये खर्च करता है, तो 70 रुपये वो YouTube जो जिस चैनल पे या जिस वीडियो पे चल रहे हैं उसको जाएगा, वीडियो बनाने वाले को, और 30% यूट्यूब अपने खुद के पास रखता है। तो इस तरीके से ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा है डिजिटल कंटेंट लाइसेंसिंग या क्रिएटिंग वाला हो गया। आप किसी और के लिए कंटेंट बना के या आपने ऐसा कुछ मॉड्यूल तैयार करके रख दिया कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत जगह कॉमन एज ए कॉमन प्रैक्टिस के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स वाला हो गया। इसको अगर हम सिंपली समझे तो ऐसा है कि जैसे सपोज किसी को मेरा टी शर्ट अच्छा लगा, बोले कि यार अच्छा टी शर्ट है, कहाँ से लिया, तो मैं बोलूँगा कि वह पास वाली दुकान से लिया। तो वो पास वाली अगर दुकान से लेके आएगा तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, मैंने तो बताया कि वहाँ पे मिलेगा। लेकिन यही ऑनलाइन में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास कि सपोज मैंने अमेजोन से लिया है या फ्लिपकार्ट से लिया है, मैं बोलूँगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और ये वाले वेंडर से लिया है। तो मैं अगर उसको लिंक भेजता हूँ, जो रेफरल लिंक होते हैं, लिंक भेजता हूँ, और उसी लिंक से मेरा दोस्त अगर ये टी शर्ट खरीदता है तो वो जो पेमेंट करेगा उस पेमेंट में भी मुझे, जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन है जिसका मैंने लिंक शेयर किया है, वो लोग मुझे भी पैसा भेजेंगे। ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब आप इंटेंशनली वहाँ से पैसे, मतलब आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं कुछ ज़्यादा, आप सिर्फ लिंक शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस लिंक के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं। ऐसे अब बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था कि एक क्रेड नाम से एप्लीकेशन है। क्रेड एप्लीकेशन है, तो उसमें हम पेमेंट करते हैं, उसका भी हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने अपने एक दूसरे वाले मोबाइल में उसको ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफ़र करने से सिर्फ एक ट्रांसफ़र से 200 रुपीज़ का कैशबैक मिला। तो ऐसे सपोज आपने 50 लोगों को भेजे, 50 में से अगर 5 ने किया तो 200 ऐसे करके आपने 1000 रुपीज़ वहाँ से पैसे कमा लिए। लेकिन इसमें आपने एक्टिवली कुछ वर्क नहीं किया, है ना, ये रेफरल हो गया। या ये हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, ये डिजिटल अपने पास अभी आज के डेट में ये अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आपकी थिंकिंग लेवल बहुत हाई लेवल की है, तो आप बुक राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। बुक राइटिंग के टाइम में बुक को जब सेल करेंगे तो वहाँ से तो इनकम होगी ही, उसके अलावा भी उसकी रॉयल्टी मतलब ईयर ऑन ईयर मिलती रहेगी, है ना। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ पे हम अपनी जो इनकम है, करंट इनकम, उसको और भी बड़ा बना सकते हैं और भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और हमारे पास जनरली मल्टीपल लेवल ऑफ इनकम्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 तो सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, है ना। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारी जनरेशनल प्रैक्टिसेस, है ना। हम प्रोबेबली जिस घर में रह रहे हैं अभी, वो हमने अपने दम पे नहीं बाई किया हो सकता है हमें अपने पिताजी से मिला हो या दादाजी से मिला हो, है ना। या जो हमारी पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है या और भी कमर्शियल लैंड है, हो सकता है हमने वो अपने आप से नहीं बनाई हो, हमें अपने फोर फादर्स वगैरह से मिली हो, या गोल्ड सिल्वर है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये भी जो चीज़ें हैं वो हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को और भी स्ट्रांग बनाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे कुछ परिस्थितियाँ अगर बनती हैं, एकदम एक्सट्रीमली सीवियर केसेस बनते हैं, तो हम ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके
हम उस परिस्थितियों से उस टाइम के लिए बाहर निकल सकते हैं ना। तो ये हमारी एक तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने मोटा मोटी जो समझा है उसमें एक चीज़ हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, वो है कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम है। हमारी ज़रूरतें तो रोटी कपड़ा मकान ही है, और वो भी लिमिटेड है। रोटी है तो 4-6 ही चाहिए, कपड़ा है तो सिर्फ 3 तन ढकने के लिए चाहिए, और मकान है तो भी हम 4x6 वाले पलंग पे ही सोते होंगे, है ना। कोई कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो 1000x1000 फिट के पलंग पे नहीं सोता है ना। तो जब हमारी ज़रूरतें सीमित हैं तो हम जो हमारी जो कमाई है, हम जो पैसे जनरेट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो एक धर्म पूर्वक हो, और उसके लिए हम किसी और का, है ना, मन दुखा के, दिल दुखा के या धोखाधड़ी करके पैसा नहीं कमाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। उससे हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उस पैसों का, है ना। और इसके लिए मतलब कहा जाता है कि अर्जन करो धर्म से और उपयोग करो विवेक से। विवेक मतलब बजट बना के उपयोग करना चाहिए हमें। तो एक बार देख लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या देखा है, और जो देखा है वो पर्याप्त है या उससे और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न टाइम के हिसाब से स्वास्थ्य, शिक्षा और फिनेंशियल एक्सेस। अभी हमारी जो बेसिक ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। तो हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की कि ये 4 कैटेगरी हैं, हम यहाँ पे उन 4 में से किसी एक कैटेगरी में काम करते हैं और उसी कैटेगरी से हमें पैसा आता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास फंड आ रहा है, जो पैसा हमें आ रहा है, हम उस पैसे को लेके भारत के बाकी अन्य सिटीजन की कंपैरिजन में हम कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं, लोअर मिडिल क्लास में है या मिडिल क्लास में है या अपर क्लास में है। फिर हमारी उस टाइम की जो भी पोजीशन है, हम उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी जो स्टेटस है हम उसको और अप कैसे बना सकते हैं। तो हमने जनरली 2 स्ट्रेटेजीज डिस्कस की, 3 स्ट्रेटेजीज डिस्कस की वैसे। इसमें सबसे पहला बजटिंग हमने देखा, दूसरा हमने देखा कि हम कैसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हैं और वहाँ से हमारी इनकम को और बड़ा बना सकते हैं। तीसरा जनरेशनल प्रैक्टिसेस हमने देखा। इतनी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं, लेकिन ये जो हमने डिस्कस किया है ये 0.01 के बराबर है। अपने आप में ये जो माया का जंजाल है, ये वर्ड है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है। हम एक छोटे से वीडियो में इसको डिस्कस कर ही नहीं सकते। तो अगर इसमें हमें और जानना है तो आप मुझे फिर एक दूसरे चैनल पे भी फॉलो कीजिए जिसका नाम है कार्य कौशल कंसल्टेंसी। उसमें हम जनरली क्या करते हैं, पूरी ये जो फिनेंशियल वर्ड है उसको पूरा देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे हम उसमें देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम करती है, फिर इंडियन इकोनॉमी कैसे है। हम 2010 में 9वीं पोजीशन पे थे, आज 2025 में हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो वो कैसे बने, जर्नी कैसी रही हमारी। प्रोजेक्टेड है कि हम 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। फिर मोदी जी भी एकदम जोर जोर के साथ लगे हुए हैं कि 2047 तक हम 1947 में आज़ाद हुए थे और 2047 में हम 100 साल हमारे देश के पूरे हो जाएंगे, है ना। हम स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष उस टाइम मनाते रहे होंगे। तो उस टाइम हमारा देश जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। हमने जो कैटेगरी डिस्कस की थी ना, EWS और BPL, वो एकदम मिनिमाइज हो जानी चाहिए, वहाँ से एकदम कम से कम हो जानी चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो शेयर हैं वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का रहे, है ना। तो वो कैसे होगी, उसमें हम अपना कैसे सहयोग कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम उस चैनल पे डिस्कस करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, जैसे एक स्वस्थ आदमी होती है ना, उसकी पल्स हम चेक करते हैं ना उसकी स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही अगर किसी कंट्री की पल्स देखनी है, इकोनॉमी देखनी है, तो उसका स्टॉक मार्केट की पोजीशन देख लीजिए, वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा, है ना। फिर उसमें हम बिजनेस के न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं, मोस्टली डेली बेसिस पे करेंगे, और वीकली बेसिस पे वहाँ पे हम बिजनेस केस स्टडीज़ करते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम हमारी अपनी एक सेक्टर में ही काम करते हैं। तो हम वहाँ पे देखो मंथली केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, और वीकली हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे और मंथली वहाँ पे सेक्टर रिव्यू करेंगे।
तो सेक्टर कैसे हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ तो ऑटोमोबाइल एक सेक्टर हो गया। आप सपोज बैंकिंग में काम करते हैं तो आपका BFSI बैंकिंग एक सेक्टर हो गया। कोई मेडिकल के फील्ड में काम करता है तो हेल्थ केयर उसका एक सेक्टर हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, रफली 30+ सेक्टर्स हैं। तो हम उसको 1 by 1 उसका रिव्यू करेंगे कि कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी हमारी जो करंट पोजीशन है उसमें ऐसा है कि जो सर्विस सेक्टर है वहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो अन्य सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो वो सेक्टर क्या होता है, उसमें कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, हर एक सेक्टर की अपनी टॉप कंपनीज होती है और उनको हम देख सकते हैं, उनकी स्टडीज़ कर सकते हैं कि वो कैसे बड़ी बनी, कौन सी उनकी जर्नी रही है। और बिजनेस के स्टडीज़ में हम ऐसे बहुत सारी बिजनेसेस की स्टडी कर सकते हैं जिसमें कि आपने देखा होगा कि एकदम से नया नया बिजनेस आया कुछ 5-10 साल पहले और अभी एकदम बूम पे है, टॉप टॉप पे आ गया वो। और ऐसे भी बिजनेस देखे होंगे जो आपने बहुत ही वेल स्टेब्लिश थे लेकिन आज देखने को भी नहीं मिल रहे। बिग बाजार बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत रिसेंट टाइम का, है ना। कोरोना से पहले हम में से लगभग सभी बिग बाजार जाके आए होंगे, लेकिन आज बिग बाजार देखने को नहीं है ना। तो कैसे क्या स्थितियाँ बनी, परिस्थितियाँ बनी जिससे वो बिजनेस आज की डेट में नहीं है। तो ये सारे जो है हम केस स्टडीज़ में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जिन्होंने ये 7 सुख वाली श्रृंखला है उसके आगे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, उसके भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए और आपने पूरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिए गया आज मतलब चर्चा किया गया ये जो नॉलेज है आपकी कहीं भी काम आता है या किसी और को काम आ सकता है तो उन तक ज़रूर पहुंचाइए और आपका स्नेह प्यार बना के रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।